ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। नमस्ते, ये पब्लिक है, सब जानती है। इसके अगले अंक में आपसे बातचीत कर रहा हूं। मैं कुछ किस्से, जैसे संजय निषाद जी के बारे में, आपको पिछली बार निषाद पार्टी, संजय निषाद जी के बारे में बात हुई थी। इसी तरह का एक और पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में इस बार कह रही है कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये पार्टी का थोड़ा सफ़र आप समझ लीजिए कि कहाँ से सफ़र शुरू हुआ, कहाँ आज पहुँचे। ये पार्टी 1927 में हैदराबाद में, जब वहाँ निज़ाम शाही थी और निज़ाम के नॉलेज में इसका गठन हुआ था, और उस समय ये MIM कहलाती थी, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। फिर ये एक सामाजिक और धार्मिक संगठन था। 1938 में ये पॉलिटिकल हो गई। 1938 ने इसमें अपने को कहा कि मैं पॉलिटिकल हो गया हूँ, और उस समय बहादुर यार जंग जो थे वो इसके प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए। बहादुर यार जंग साहब का 1944 में देहांत हो गया, मौत हो गई, और उसके बाद दिसंबर 1946 में सैयद कासिम रिजवी या कासिम रिजवी साहब, इनका नाम जो भी, हैदराबाद की बात अगर आप कभी भी कोई हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कासिम रिजवी साहब का नाम ज़रूर आएगा। वो इसके लीडर इलेक्ट हो गए। फिर 1948 में हिंदुस्तान ने हैदराबाद को का अधिग्रहण किया, एनेक्स किया। उसको पुलिस एक्शन बोला गया था। हालांकि वहाँ फौज गई थी जनरल चौधरी के नेतृत्व में, लेकिन उसको कहा गया था पुलिस एक्शन। कासिम साहब जो थे, उनका एक रोल और था, एक तो वो MIM के लीडर थे, उसके अलावा उन्होंने रज़ाकारों को भी वहाँ को भी बनाया था और उसके फाउंडर थे। रज़ाकार, आपको जैसा पता है कि रज़ाकार मूल रूप से हैदराबाद स्टेट का हिंदुस्तान के साथ विलय हो, इसके विरोध में थे। वो नहीं चाहते थे। उन लोगों का ये कुछ डिमांड थी कि जैसे वेस्ट पाकिस्तान हो गया, ईस्ट पाकिस्तान हो गया, उसी तरह से कोई एक साउथ पाकिस्तान टाइप की चीज़ हो जाए, और वो एक सपना देखते थे कि कोई एक साउथ पाकिस्तान भी हो जाएगा। जब हैदराबाद एनेक्स हो गया, उसके बाद 1948 में MIM बैन हो गई। अब MIM बैन हो गई, उसके बाद जो कासिम रिजवी साहब थे वो भी जेल में डाल दिए गए। कासिम रिजवी साहब 1948 से 1957 तक जेल में रहे। 1957 में उनको इस कंडीशन पर छोड़ा गया कि वो पाकिस्तान चले जाएंगे, जिसने उनको पॉलिटिकल असाइलम दे दिया था, तो वो वहाँ पे पाकिस्तान चले जाएंगे। लेकिन 1957 में वहाँ जाने से पहले जो भी MIM का जो भी कुछ बचा था ऑर्गेनाइजेशन का, वो उन्होंने कासिम रिजवी साहब ने अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब को दे दिया। अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब, जो अभी के ओवैसी साहब हैं, इनके दादा थे, मतलब इनके बाबा थे। तो अच्छा, ये वहाँ के बड़े लॉयर थे हैदराबाद के, और इन्होंने MIM की कार्यभार संभाल लिया। ओवैसी साहब ने इसको एक चेंज किया, MIM की जगह इसका नाम AIM, ऑल इंडिया कर दिया, और हार्ड लाइनर्स की जगह से ये अब एक रिफॉर्मर के रूप में इस पार्टी को पुश करने लगे, और उस तरफ से उन्होंने चेंज भी किया। अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब के बाद उनके लड़के सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब ने कमान संभाली, और 1975 में उनको एक टाइटल मिला सालारे मिल्लत। AIMIM जो था वो पॉलिटिकल सफ़र उसका जो शुरू हुआ, उसको मैं ज़रा आपसे जल्दी से बता दूं। 1960 में उन्होंने जो हैदराबाद के वार्ड इलेक्शंस होते हैं, जो हम लोग के यहाँ सभासद का इलेक्शन होता है, वो उन्होंने लड़ा। फिर उसके बाद वो वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स में हरदम रहे। 1962, 67, 72, 78 जो ओवैसी साहब, अभी करंट ओवैसी साहब हैं, इनके पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब इस जगह से लगातार विधायक रहे। 1984 में हैदराबाद से सुल्तान ओवैसी साहब लोकसभा पहुंचे जीत के, और इस सीट को आज तक AIMIM ही जीतती आ रही है। सुल्तान ओवैसी साहब इसको 2004 तक जीतते रहे,
और उसके बाद उनके लड़के इस सीट को जीतते रहे। वहाँ की जो लोकल राजनीति थी, पहले आंध्र प्रदेश फिर तेलंगाना, उसमें 1999 में उन्होंने 4 सीटें जीती, 2009 में 7 सीटें जीती। और जो इनका लोकसभा का सफ़र था उसमें 2008 से 2012 तक ये यूपीए गवर्नमेंट के साथ, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसके साथ भी ये सहयोगी रहे थे। 2014 में इन्होंने महाराष्ट्र में 2 एमएलए हुए इनके, और 2019 में एक तो जो इनकी ट्रेडिशनल सीट है हैदराबाद, वो जीते ओवैसी साहब, और एक ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद से भी जीते। नगर निगम में फिर ये लड़ते रहे, इत्यादि इत्यादि। 2 जगह की बात मैं और करके उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में आ जाऊंगा। ये बिहार में इन्होंने 2015 का इलेक्शन लड़ा था, जहां पे कुल 243 सीटें हैं बिहार की, वहां 6 सीट पे ये लड़े थे, और वो 6 सीटें सीमांचल की थी जहां पे मुस्लिम बाहुल्य थोड़ी ज़्यादा है। ये एक उस 6 सीट लड़े थे, उसमें 1 सीट पर ये सेकंड थे। फिर ये कहीं जीत नहीं पाए थे 2015 में। 2020 में इन्होंने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट जो था, बीएसपी, और उपेंद्र कुशवाहा जी की जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, उसके साथ एक अलायंस बनाया, और उस अलायंस में इनको 20 सीटें मिली, और ये 20 सीट लड़े और उसमें से 5 सीट जीते 2020 के इलेक्शन में बिहार में, और वो एक इनकी बड़ी सफलता थी। ये वेस्ट बंगाल भी लड़ने गए थे 2021 में, वहाँ 7 सीटें ये लड़े थे, लेकिन जीत कहीं नहीं पाए। इस बीच इन्होंने अपने को रीडिफाइन करना शुरू किया, ये अपने को सेकुलर फ्रंट के रूप में इस्टेब्लिश होने लगे। उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव में इन्होंने 38 जगह अपने कैंडिडेट खड़े किए थे और लड़े थे। वहाँ से एक जगह ये सेकेंड भी रहे, और कुल 2,05,000 करीब इनको वोट मिले थे, जो 0.2% ऑफ टोटल वोट जो पोल हुआ था उसका था। अब ये कह रहे हैं कि 2022 में ये करीब 100 सीटों पे लड़ेंगे। इस बार का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें जो असउद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो उसके मेन अध्यक्ष हैं, उन्होंने, एमपी साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि मैं करीब अब 100 सीटों पे उत्तर प्रदेश में लड़ूंगा। इनके एक दूसरे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपनी भाषा के लिए और वो जिस तरह की आग उगलते हैं जिसको कहा जाता है, उसके लिए मशहूर हैं। और ऐसा कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो बिल्कुल लीगल, टू द पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बोलते हैं। छोटे भाई को खुली छूट दिया है कि वो थोड़ा आग उगले, तो वो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड का एक चक्कर रहता है। इनके एक तीसरे भाई भी हैं, बुरहानुद्दीन ओवैसी साहब, वो जो एतमाद पत्रिका है उसके एडिटर हैं। इन लोगों ने वैसे सोशल वर्क बहुत किया है, इनके स्कूल, शिक्षण संस्थाएं चलती हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, उस तरह से मतलब और काफ़ी सोशल वर्क करते हैं। वो तेलंगाना में भी करते हैं, हैदराबाद में करते हैं, उत्तराखंड में करते हैं, चेन्नई, केरल, दिल्ली, जहाँ कहीं बाढ़ आती है, इस तरह का काम बहुत करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो आज ये जो चैलेंज कर रहे हैं, और इनको बीजेपी की बी टीम क्यों बोला जा रहा है, इनका एक जो इलेक्शन प्लान है वो बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि भाई मुसलमान ने पिछले कई सालों से, मतलब कांग्रेस को जब मुसलमानों ने छोड़ा, उसके बाद वो सपा के साथ जब आए, तो उनका कहना यह है कि सपा ने उनको बहुत रॉ डील दी है, उनको जो स्थान है वो नहीं मिला। वो बार बार एक बात कहते हैं AIMIM वाले कि भाई हमारे 20% वोट हैं उत्तर प्रदेश में। जो MLC की वो एक बार बात करते हैं कि MLC यादव 17 हैं और सपा से, और मुस्लिम 5 हैं। तो वो कहते हैं कि उल्टा होना चाहिए, क्योंकि यादव का वोट परसेंटेज कम है तो वो ज़्यादा होना चाहिए। तो वो केवल और केवल मुसलमानों की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर AIMIM का ओवैसी साहब एक ऑल इंडिया नेशनल पार्टी बनाने का ख्वाब रखते हैं, तो उसको थोड़ा सेकुलर भी होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अभी तक ये जहाँ पे भी इलेक्शन लड़ने आए हैं उत्तर प्रदेश, ये केवल मुस्लिम कैंडिडेट्स देते हैं। तो जब तक आप सारे कम्युनिटी को साथ लेने की बात नहीं करेंगे, तब तक ये माना जाएगा कि आप जो आपका मुस्लिम वोट है उसको काटने का काम कर रहे हैं। इस बार के बारे में ऐसा लोगों को लगता है, चूंकि बिल्कुल सामने सामने की लड़ाई है, बीजेपी वर्सेस सपा, और लोगों को ऐसा लगता है कि शायद
जो मुस्लिम वोटर है वो इधर उधर नहीं जाएगा। मुस्लिम वोटर एन ब्लॉक समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। दूसरी बात यह भी है कि अगर वो कहीं बसपा को भी वोट करता है या मान लीजिए कहीं कांग्रेस का ऐसा कोई कैंडिडेट आ जाता है जहां उसको, हालांकि अभी तो कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं, लेकिन थ्योरेटिकली अगर करता है तो ये भी देखा गया है कि मतलब लास्ट मिनट पे एन ब्लॉक वोटिंग होती है मुस्लिम वोटरों की, ये देखा गया है। जो ओवैसी साहब अभी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, बीच में नहीं आ रहे थे, अभी फिर आना शुरू किए हैं, तो ये ज़रूर है कि उनकी सभाओं में नौजवानों की भीड़ आ रही है, लेकिन ये भीड़ वोट में तब्दील होगी कि नहीं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि आज जो 2017 में जो स्थिति थी, आज 2022 में खास करके अल्पसंख्यकों के लिए थोड़ा मुश्किल दौर रहा है। ये तो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी का क्या है, बीजेपी ने साफ साफ कहा है कि वो 80 और 20 की लड़ाई है। बीजेपी ने 2017 में 403 में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया था। तो जब आप एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दे रहे हो तो आप उस अल्पसंख्यक को, वही 20 को, तो अलग मान के चल रहे हो। तो ऐसे में AIMIM का या तो आइडियली वो किसी के साथ गठबंधन किए होते। लोगों का कहना है कि भाई अखिलेश यादव को जाके उनसे गठबंधन करना चाहिए था, लेकिन ये दोनों गिव एंड टेक की बात है। ओवैसी साहब को, लोगों को यहाँ उत्तर प्रदेश वालों को लगता है कि इनका यहाँ क्या है, भाई हैदराबाद बेस्ड पार्टी हैं, पिछले करीब 50-60 साल से पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन ऐसा कुछ कहीं और तो कर नहीं पाए हैं। बिहार में ज़रूर उन्होंने 5 सीट जीती थी, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो जो 5 सीट जीती और उन्होंने जो अपने 20 कैंडिडेट लड़ाए थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं RJD की हार हुई थी, और उसी की वजह से बीजेपी और JDU की सरकार बनी थी। तो एक उनके अगेंस्ट जो मुसलमानों में बात चल रही है कि भाई अगर ये वोट काटेंगे तो इसका डायरेक्ट फायदा यहाँ पे बीजेपी को होगा। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि किसका फायदा होता है, किसका नुकसान होता है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा कि 100 सीटों पे अगर AIMIM लड़ती है तो एक और लोगों का कयास है कि ये जो 2,05,000 कुल वोट पाए थे इनके कैंडिडेट 2017 में, टोटल वोट शायद इस बार उससे कम हो जाए, ऐसी भी बात लोग कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये पब्लिक है, सब जानती है कि किसी अगले एपिसोड में कोई नए विषय को लेके हाजिर होऊंगा। थैंक यू। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है।